हेलो आप सब लोगों को। रिलेटिव प्रोनाउन का आज जो पार्ट हमें, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में एरियाज थोड़े ज़्यादा हैं, तो आज उसको एक एक स्टेप मैं अभी देख रहा था कि इसके पिछले वाले वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इसमें इलिप्सिस हो सकता है कि नहीं। वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी जितने भी वीडियोस में। आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बचता है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, थोड़ा अगर और क्लैरिटी मेरे इस वीडियो से आपको मिल रहा है, स्ट्रक्चर्स थोड़े और सिंपल आपके हो रहे हैं, यूज करने लायक और आसान हो रहा है, तो मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है। चलिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो हम लोग रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, उस क्लॉज का टाइप 2 होता है। देखो, उसको एग्जामिनेशन के कॉमन एरर से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे से उसके यूज के लिए ये जानना जरूरी होता है। उस क्लॉज को हम लोग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे डिफाइनिंग का मतलब कि वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लोग हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिस नाउन के बारे में मुझे निर्धारित करना है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि वो कौन है। तो जो डिफाइनिंग होगा, मैंने उसको लिखा है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन देगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्लासिफिकेशन देगा, उसको आप वर्गीकरण करेगा कि किस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। उसका कॉमन नाउन है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन मैं उसको वर्ग में बांट रहा हूं और एक उस पे जोर डाल रहा हूं, उस नाउन या प्रोनाउन पे। अभी आप ध्यान दो कि इस सेंटेंस को देखो, द मैन हु इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द इंसिडेंट वाज शॉर्ट इन हाइट। जिस आदमी, रिलेटिव क्लॉज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इतने दूर, ये उस आदमी को आइडेंटिफाई कर रहा है कि किसने मुझे इन्फॉर्म किया था, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, द पीपल हु कीप पेशेंस अल्टीमेटली विन। अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये क्या कर रहा है कि इनका एक वर्ग बांट रहा है। लोग बहुत सारे हैं, उसमें से वो वर्ग जो पेशेंस रखता है, वो ग्रुप अल्टीमेटली जीतता है। और जो इंफेसिस वाला जो रिलेटिव क्लॉज होगा, वो इट से शुरू होता है। इट वॉज राम, इट वॉज हरि, इट वॉज आई या मी भी यहां लिखा जा सकता है। हु इन्फॉर्म द पुलिस, ये इस पे जोर डाल रहा है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं मैं अपने आप को, क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, अपने आप पे जोर डाल रहा हूं। जो डिफाइनिंग होगा, मतलब इस नाउन का पहचान, वर्ग, जोर डालना जो करेगा उस रिलेटिव क्लॉज को। अब इसमें मैं उसका रूल क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझाता हूं। माई ब्रदर हु लिव्स इन द यूएसए, अब मुझे भाई, जैसे मैंने बोला माई ब्रदर, अब इसको ना आइडेंटिफाई करना है, ना क्लासिफाई करना है, और ना ही इस पे जोर डालना है। इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है। मैं सिंपल लिखता, माई ब्रदर वर्क्स विथ एन एमएनसी, वो एक एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना था। सो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्यों जानना जरूरी है कि जब कॉमा लगेगा ना, क्योंकि जब जो नॉन डिफाइनिंग होगा, नॉन डिफाइनिंग मतलब उसकी पहचान इस वर्ड से ही क्लियर है, उसमें रिलेटिव क्लॉज के पहले और रिलेटिव क्लॉज के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। अब मैं इसी सेंटेंस में आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से कॉमा हटा देता हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, समझना, हेयरलाइन चेंज है, वो हो जाएगा कि मेरे एक से ज्यादा भाई हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, और वो भाई जो यूएसए में रहते हैं वो एमएनसी में काम करते हैं। ये हो जाएगा तब डिफाइनिंग, और तब मुझे भाई की पहचान बतानी पड़ेगी,
कौन सा भाई एमएनसी में काम करता है, वो जो यूएसए में रहता है। अगर मैं कॉमा हट लगा दूंगा तो मेरे एक ही भाई हैं, उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये यूज वाइज आपको हेल्प करेगा। कॉमन एरर में तो इसको कम पूछता है। सो अगर मैं लिखूं, मैं अपने शहर की बात करूं, पटना, विच इज अ crowded city, is disorganizedly established. अब आप ध्यान दो कि यहां तो पटना बोलने के बाद तो इसको ना आइडेंटिफाई करना है, ना क्लासिफाई करना है, ना इंफेसाइज करना है। यहां तो पटना के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना था, तो यहां पे विच के पहले लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको करूं द पेन, तो अब ये क्लियर नहीं है कि मैं अपने या किस पेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये से बना हुआ जो सेंटेंस होगा वो डिफाइनिंग हो जाएगा और पटना या माई ब्रदर को नॉन डिफाइनिंग में डालेंगे। तो यहां पे माई पेन दैट आई बॉट अब इज वेरी नाइस। यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ग्रामेरियंस का ये रूल है, आप भी उसको रखो तो अच्छा है, कि जो डिफाइनिंग क्लॉज होता है, क्योंकि दैट को आप डिफाइनिंग में नहीं, नॉन डिफाइनिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप दैट के पहले कॉमा नहीं लगा सकते, विच ही लगेगा, हो ही लगेगा। अब ये हम लोग को सीखना है कि हु कहां लगता है, विच कहां लगता है, वो अभी सीखना है अभी हम लोग को। लेकिन ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का डाइकोटॉमी जानना जरूरी था। अब आप ये पार्ट हो गया। अब आप इसको देखो कि अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया था हु यूज कर सकते हैं, विच यूज कर सकते हैं और दैट यूज कर सकते हैं। अब है क्या कि हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है, इसको मैंने कॉमन एरर में बहुत बार देखा है बच्चों को गलती करते हुए, ये आप सब क्लियर कीजिएगा। इसको हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु बोलने का मतलब है कि मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूं। इसको बोलने का मतलब मैं थिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं आइडियाज की बात कर रहा हूं, मैं बाकी जो चीज है माइनस पर्सन, मैं सब चीजों की बात करूंगा। अब एक बात कि हु के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इंसानों से बने हुए किसी यूनिट की बात करूं, इंसानों से बने हुए किसी यूनिट का, मैं अगर बोलूं द पुलिस, तो उसके लिए विच या दैट लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंसानों का ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहीं द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस को पुलर रखा जाता है, सो पुलिस हैव अराइव्ड। अगर मैंने द पुलिस बोला तो यहां इसका मतलब कि ये पुलिस से किसी आदमी का बोध नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप का बोध हो रहा है जो इंसानों से बना हुआ है। अगर मैं बोलूं फायर ब्रिगेड, तो फायर ब्रिगेड का मतलब उसके दल के लोग, तो उनके लिए भी अगर हु लगा हुआ है तो वो आप गलत मत कीजिएगा, उसको मत काटिएगा। दूसरा कि इसको हम लोग बोलते हैं कि आप सब चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको आप द बॉय दैट वर्क्स हार्ड, ये भी सही है, लेकिन हमको दैट को लेकर थोड़ा सा इनहिबिशन है कि दैट क्या द बॉय के साथ हमको कंफर्टेबल लगता है। आप याद रखिए ये सब के साथ लगता है, तो अगर इंसानों के लिए यूज करना है तो आप हु यूज करो या दैट यूज करो। अगर थिंग्स, आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन अगर इसके इस्तेमाल करना है तो विच करो या दैट करो, विच करो या दैट करो।
बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर वो नॉन डिफाइनिंग है तो दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कंडीशन और है, जब आपके सेंटेंस में, मेन सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज के पहले इसमें से कोई लगा हुआ हो, तो आप वहां हु या विच का, चाहे वो इंसान हो या चीजें हो, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहां आपको हमेशा दैट का इस्तेमाल करना है। दिस इज द ओनली पेन विच आई हैव। गलत हो गया, ओनली लगा ना, तो यहां पे दैट लगेगा, यहां पे दैट लगेगा। सो अगर इसमें से ही इज द बेस्ट प्लेयर, दैट प्लेयर के लिए हु लगेगा, यहां पे लगता, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री आ गया है बेस्ट, इसलिए हम यहां हु या विच नहीं लगा के सिंपल दैट लगाएंगे। ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट हैज ओन द अवार्ड। सो हु विच दैट, कहां आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स, शेक्सपियर ने लिखा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसने ऑल लगाया तो उसने विच नहीं लिखा, दैट लिखा। डन। अब जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाएंगे तो याद रखिएगा कि इनका आपके पास अगर रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ दो तो दुनिया के बाकी सब सब्जेक्ट के लिए वर्ब उनको उसका नंबर फिक्स होता है। कमिटी जूरी को लोग बोलते हैं कि अगर वो डिवीजन में है, डिसीजन में, तो प्लूरल लगा दीजिए, अदरवाइज उनको सिंगुलर में एक यूनिट के तौर पर लेना है, सिंगुलर लीजिए। लेकिन सबका नंबर फिक्स होता है, इनका कोई नंबर नहीं होता। ये ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ आ रहे हैं, मतलब अपने एंटीसीडेंट जिनके साथ आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये अपने एंटीसीडेंट के ठीक बगल में आएंगे, ठीक बगल में आएंगे। ठीक है, तो फिर आपका जब ये इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस एंटीसीडेंट के साथ आया है उसका सारा कैरेक्टर ये ले लेगा, सब्जेक्ट। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ एक वर्ब तो चाहिए, इसके साथ वर्ब तो चाहिए। अभी मैं बोलूं इट इज आई हु, अब यहां पे मैं अगर ये लिखूं तो इसका वो सारा कैरेक्टर आई से जुड़ जाएगा। अब यहां पे एम का इस्तेमाल करना होगा। रुकिएगा, आप में से कुछ लोगों के मन में रिएक्शन आ रहा होगा। एक अंग्रेज को, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, जहां ये ग्रामर बना था, उनको ये सेंटेंस दोगे वो काटेंगे नहीं बट हंसेंगे। ट्रेडिशनलिस्ट है, एकेडमिशियन है, नियम कानून का जरूरत से ज्यादा पालन करता है। वो क्या बोलेंगे, पहला तो कि इट इज आई नॉट, इसको ऐसे बोलो इट्स, पहले तो वो इज तो नहीं बोलेंगे, दे वुड से इट्स मी हु इज गिल्टी। और रादर ऐसा हालत है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहां की मातृभाषा अंग्रेजी है वहां इसको कॉमन माना जाता है और इसको एक्सेप्शनल, मतलब जबरदस्ती पंडिताऊ टाइप का माना जाता है। लेकिन आप अपने यहां चूंकि स्टूडेंट हो, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि जिसके साथ ये एंटीसीडेंट लगा हुआ है बस उसका कैरेक्टर बोलेगा। आई है एम होगा, अगर इट इज ही होगा तो इज होगा, दे होगा तो आर हो जाएगा। इसका कोई, इनका कोई नंबर या पर्सन नहीं होता।
अभी देखो, एक एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स who own the award। अब मैं जब पूछता हूं कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो लोगों को वो सारा रिलेटिव प्रोनाउन का रूल खत्म हो जाता है, वो सीधा हु को जोड़ लेते हैं ही से। सर, इस हु का एंटीसीडेंट प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स ने अवार्ड जीता है। ही इज वन ऑफ देम, उनमें से ये एक है। अगर मैं बोलूं तुम उनमें से एक हो जो आए हैं बहुत सारे लोग, उनमें से तुम एक हो। सो आप ये रूल ध्यान रखना कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो तो आपको यहां उसके पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है एंटीसीडेंट उसका मानते हैं, और इसका सारा कैरेक्टर इसको मिल जाता है, इसका सारा कैरेक्टर इसको मिल जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब लेगा, और वर्ब इसके अनुसार, इस हैव का सब्जेक्ट ये नहीं है, ध्यान रखना, हैव का सब्जेक्ट ये नहीं है वो उनका, क्योंकि ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका सब्जेक्ट ये है, बस ये अपना कैरेक्टर अपने इंसिडेंट से ले लेता है। डन। इनके साथ इस रूल को हमेशा दिमाग में रखिएगा। मेरा सारा एग्जांपल एक्चुअली हु से ही आया है, बट ये विच और दैट के साथ भी होता है। मैं यहां पे दैट लिखूं तब भी हैव ही लगेगा। ही इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स। अब फ्यू आ गया तो फ्यू तुम्हारे दैट वाले में था, तो अब हो जाएगा दैट हैव, क्योंकि फ्यू के साथ हु और विच तो लगता नहीं है, दैट लगेगा, दैट हैव ओन द वर्ड। इस रूल का एक एक्सेप्शन होता है। ही इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट लगना चाहिए। कभी कभार आपको हु भी मिलेगा, हु गलत होगा क्योंकि ओनली लगा हुआ है, तो ओनली के साथ दैट लगता है। बेसिकली यहां पे दैट होना चाहिए। हैज ओन द वर्ड, इस रूल का कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, उसके बाद आने वाला वर्ब अपने एंटीसीडेंट से गाइड होता है। इसका एक से एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके मेन सेंटेंस में ओनली वन ऑफ या जस्ट वन ऑफ लगा हुआ हो, तो रिलेटिव क्लॉज के वर्ब को, रिलेटिव क्लॉज का वर्ब सिंगुलर होगा। इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो, विच और दैट का एज अ सब्जेक्ट। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप जरा सोचो कि ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में तो हु का बदल जाता है हुम, विच का विच ही रहता है, और दैट होता है। तीन तुम्हारा ऑब्जेक्ट। विच अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ उसका वर्ब आया है रिलेटिव क्लॉज में, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, उस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पेन दैट आई बॉट yesterday।
ये तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज आ गया, ये पेन के लिए आया है। इज का कंप्लीमेंट पेन है और बॉट का ऑब्जेक्ट पेन, दैट है जो पेन के लिए आया है। ध्यान से ये देखिएगा, ये मत बोलिएगा कि आई बॉट का ऑब्जेक्ट पेन हो गया। पेन इस इज का कंप्लीमेंट है। एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों का काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग लगाना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों का काम कर रहा है पेन, तो मैं दैट को हटा देता हूं, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। अभी समझना, आप में से जो जिन लोगों ने पूछा था इलिप्सिस होता है, उनको लगेगा कि सही है, बट हटाया नहीं जा सकता उसको अभी, फिलहाल अभी समझो। ये हो गया भर्व का ऑब्जेक्ट। भर्व के ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। भर्व का ऑब्जेक्ट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने लास्ट डे आपको एक चीज कहा था कि जब हम लोग सीख रहे हैं तो मैं रिलेटिव क्लॉज में बात कर रहा हूं। मैंने अगर ऑब्जेक्ट बोला तो रिलेटिव क्लॉज में आए हुए भर्व का ये ऑब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने सब्जेक्ट बोला तो रिलेटिव वो जो रिलेटिव क्लॉज में किसी भर्व का वो सब्जेक्ट है, रिलेटिव क्लॉज के किसी भर्व का ये ऑब्जेक्ट है। हमको मेन सेंटेंस से उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि इसकी जरूरत क्यों जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीसीडेंट है। अगर वो सब्जेक्ट हुआ तो उसके अनुसार गाइड होगा। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा इंटरोगेटिव में अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो एक आपको परेशानी आएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन को आप याद करना दो जगहों पे रखा जाता है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन WH के पहले या उस सेंटेंस के अंत में जो उसका ओरिजिनल प्लेस था। तो ये रूल यहां भी काम करेगा। लेकिन और एक चीज और सुनिएगा, उसके पहले एक बात जानिए, जब आपके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह हो, फिर से ऑब्जेक्ट किसका, रिलेटिव क्लॉज का, रिलेटिव क्लॉज में आएगा किसी वर्ब का, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह हो तो रूल ये है कि आप इसको रखो तो सही है, नहीं रखो छुपा दो, जिसको अभी किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था, इलिप्सिस कर दो तो भी सही माना जाता है। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। द पीपल मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं आपकी मर्जी के लिए, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट तो हुम हो जाता है ना, विच और दैट तो लगा नहीं सकते, या दैट भी लिख सकते हो, बट अभी मैं हुम लिख रहा हूं। हुम वी एडमायर ध्यान से देखना, हैव सम यूनिक क्वालिटीज। अब चूंकि होम यहां पे ऑब्जेक्ट है, लिखना नहीं लिखना तुम्हारी मर्जी पे है, तुम्हारी मर्जी पे है, ठीक है। तुम लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह, अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट अभी नहीं बात किया है, प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट में थोड़ा और अनकंफर्टेबल होगा, वर्ब वाले ऑब्जेक्ट में तो आप समझ जाओगे, पढ़ने में स्मूथ लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हटेगा तभी जब वो अपने रिलेटिव क्लॉज में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो। अब अगर मैं सेंटेंस लिखूं, द मैन, द पीपल सॉ was short-sighted,
अब क्या लगेगा कि आपको ये पढ़ने में अनकंफर्टेबल लगेगा। द मैन द पीपल, ये द मैन द पीपल नहीं लिखा हुआ है, यहां पे हुम लगना था और हुम को हमने इलिप्सिस में डाल दिया। सॉ हुम, सी का ये ऑब्जेक्ट था, और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुपा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज कि होम को फॉरेन राइटर्स, अभी आई डोंट नो, क्योंकि देखो मैंने देखा है ना कि इंडिया में पर्टिकुलरली कुछ जगहों पे बड़ा इरेटिक टाइप का कोई एग्जामिनर पेपर सेटर कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। अगर तुम होम को एक इंग्लिशमैन से पूछो तो दे विल से, ही विल से कि ये ओल्ड इंग्लिश है होम, सब जगह हु का इस्तेमाल करो। वो होम का इस्तेमाल एकदम बंद कर दे, उन्होंने बंद कर दिया है। वो एक जगह पे इस्तेमाल करते हैं जब वो प्रीपोजिशन के तौर पे, और आपको न्यूज़पेपर में पक्का मिलेगा, ये अभी करंट न्यूज़पेपर में आपको पक्का मिलेगा, जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां पे लगा होना तो वो हुम लिखते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है, इन हु नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर वो इस स्ट्रक्चर में नहीं है तो हुम का इस्तेमाल नहीं करते लोग, इवन आर न्यूज़पेपर्स, करंट न्यूज़पेपर्स वो नहीं करते, वो सब जगह पे द पीपल हु वी एडमायर ऐसे लिखते हैं, जबकि वो ओरिजिनली हुम आना चाहिए था। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, मैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और बाकी जो चीजें हैं वो मैं अभी 2 वीडियो और लगेगा आपका रिलेटिव को समझाने में। एक जरा सेंटेंस पढ़ना, मैं तुमको एक सेंटेंस देता हूं। ही इज द मैन, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये दोनों में से कोई एक भरना है। I feel has done the mistake. अब तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज यहां से यहां तक है, और तुमको ये लगेगा और लगना चाहिए, सही है, कि ये आई फील का हम इसके बारे में महसूस कर रहे हैं। आई थिंक, अगर तुमको फील इंट्रांजिटिव महसूस हो रहा है, अगर हो रहा है, सॉ लिख दो, ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। द मैन होम आई सॉ, नंबर बनेगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या है, अब ध्यान देना, इस इज का सब्जेक्ट यहां है, सॉ का सब्जेक्ट यहां है, और हैज डन का सब्जेक्ट कौन सा? जरा सोचिएगा। हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन आया कि द मैन है, लेकिन बॉस मेन सेंटेंस में द मैन इज का ऑब्जेक्ट है, सॉरी इज का कंप्लीमेंट है। तो जब वो इज का कंप्लीमेंट है तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? कंप्लीमेंट का भी सब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब आपको 2 चीजों की जरूरत है इस सेंटेंस में। हैज डन का सब्जेक्ट चाहिए, और अगर सब्जेक्ट चाहिए तो आपको हु लगाना होगा, और आई सॉ का ऑब्जेक्ट चाहिए और आपको लगाना होगा हुम लगाना होगा। जब आपको ये लफड़ा लगे, जब आपको ये परेशानी आए कि आपको वहां पे हु भी लगाना और हुम भी लगाना है, और वैसे भी सोचो कि जब आपके पास सेंटेंस में 1, 2 और 3 वर्ब हैं, तो तुमको तो 2 कंजंक्शन चाहिए था जोड़ने के लिए, 2 कंजंक्शन चाहिए। एक कंजंक्शन तुम्हारा ये हो गया, दूसरा कहां गया? हम यहां पे नहीं बोल सकते कंजंक्शन लगा हुआ है। मतलब ये कि जब एक साथ 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़े और तुम्हारे पास एक ही कंजंक्शन है,
और तुम्हारे को हु और हुम दोनों लगाना है अलग अलग वर्ब्स को देखते हुए, तो तुम्हें वैसे कंडीशन में हु चुनना होगा। हु एक साथ दो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। इसीलिए इंग्लिश में प्रेफर करते हैं कि हु इस्तेमाल करो, हर समय वो सेफ होता है। हुम तो हमेशा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट हु को ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। रूल बड़ा क्लियर है कि अगर तीन वर्ब तुमको सेंटेंस में दिखाई पड़े, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना है, तो दैट शुड बी हु, नॉट हुम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में। तीन वर्ब दिखे, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, वो हु और हुम का दोनों का मिला जुला फॉर्म है, और एक का सब्जेक्ट है और एक का ऑब्जेक्ट है। मैं प्रीपोजिशन प्लस हुज और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हुज का यूज, हुएवर, व्हाटएवर, हुमएवर, अभी व्हाई, हाउ, व्हाट सब बचा हुआ है, और व्हाट को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं उसको अगले वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सर।